बच्चों ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग। ये क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये क्वेश्चन मेरे एक ऐसे स्टूडेंट ने गलत किया है लास्ट ईयर के एग्जाम में, जिसके ऑन 198 मार्क्स आए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में? क्या ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था कि ऐसे बच्चे से गलत हो रहा है जिसकी 98 मार्क्स की तैयारी है? नहीं बच्चों, कुछ नहीं है ऐसा। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि उस बच्चे ने क्या गलती करी जो आप लोगों को नहीं करनी है। और दूसरी चीज, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ये जो ग्राफ बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो हमें उसे कैसे हैंडल करना है। ध्यान से सुनना, जब भी कोई बच्चा 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करता है, टीचर जो एग्जाम की तैयारी कराता है, तो उन सबकी प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चों को पहले उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, और वो अच्छी प्रैक्टिस भी है ताकि बच्चा ज्यादातर मार्क्स में कॉन्फिडेंट रहे, बड़े क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट रहे और अच्छे से स्कोर कर सके मार्क्स। बट अगर आपका प्लान 100 ऑन 100 का है या 98 99 ऐसे मार्क्स का है, तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है बोर्ड एग्जाम में। उन बस बच्चों से पूछो जो 89 पे रुक गए हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है? और सेम प्रॉब्लम उसने भी यही करी कि ये क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि क्लास में पढ़ाया नहीं गया था उसे, बट शायद इसे बहुत इजी समझ के उसने इग्नोर कर दिया या फिर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं की और पेपर में कंफ्यूज होकर गलती करी। कंफ्यूज ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन उसे आता नहीं था, बाद में जब आके उसने डिस्कस किया मेरे साथ तो उसको समझ आ गया था कि हाँ यहाँ ये आंसर होना था, बट उस टाइम शायद कंफ्यूज होके या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से गलती हुई। तो आप लोगों को पहली चीज तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, अगर ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे हैंडल कैसे करें? बच्चों देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें टोटल 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ होता है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, दूसरा ग्राफ होता है जिसमें पैरेलल लाइंस होती है, और तीसरा ग्राफ होता है जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। सबसे पहले अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करूं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपका जो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। नेचर की अगर बात करूं तो ऐसे ग्राफ्स कंसिस्टेंट होते हैं बच्चों, एंड डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, इंडिपेंडेंट होते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं एंड इंडिपेंडेंट, तो ये दो कीवर्ड्स याद रखना, कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। तीसरा, इनकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सेकंड टाइप का ग्राफ होता है पैरेलल लाइंस का ग्राफ। पैरेलल लाइंस का ग्राफ होता है बच्चों, उसमें जो इक्वेशन बनती है उसमें नो सॉल्यूशंस होता है। दूसरी चीज, उसका नेचर होता है कि वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का किस्सा ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट ग्राफ है वो। ठीक है, और तीसरी चीज जो उसकी इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज कोइंसिडेंट, जिसमें लाइन एक के ऊपर एक बनती है। तो इस सिचुएशन में आपकी जो सॉल्यूशंस होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कह सकते हो आप। दूसरी चीज, इसका जो नेचर होता है वो होता है बच्चों कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट। याद रखना, कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल इक्वेशन होती है, वो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर है बच्चों? तो अगर आप ये तीन ग्राफ के बारे में सारे कीवर्ड याद रखते हो तो आपका ग्राफ बेस्ड एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीडियोस के लिए बच्चों फॉलो कर लो। मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा जो उनको एग्जाम में हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए।